जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास के एक महत्वपूर्ण विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। हम सभी जानते हैं कि 11वीं में इकोनॉमिक्स की दो बुकें हैं। एक का नाम है सांख्यिकी, दूसरी का नाम है व्यष्टि। जी हाँ, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो आज हम उसी बुक के पहले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो 11वीं की एक बुक है जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहले बच्चों इसमें हमें ये समझना है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र होता क्या है। आप अभी 11वीं में आए हो तो आपके लिए एक नया टॉपिक होएगा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होती है। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको ये पता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र को बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के शब्द के नाम से जानते हैं और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 12th में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स का अर्थ नहीं आता। तो हम यहाँ पे 11वीं क्लास से ही जानने की कोशिश करते हैं। जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था, इसको आगे चल के अभी हम थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। 11वीं में आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है और जो 12th में जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो है समष्टि अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम समष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एक ऐसा रूप होता है जिसमें एक व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समूह होता है जिसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, जहां पे राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, जहां पे जीडीपी का अध्ययन किया जाता है। शायद ये शब्द अभी आपके लिए बहुत ज्यादा भारी होंगे, तो आइए अब हम इनको और आसान शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या होता है। अभी हमें पता है कि अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। हमें ये हल्का सा पता हो गया कि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है उसमें हम इंडिविजुअली फर्म का, इंडिविजुअली मांग और इंडिविजुअली डिमांड, मतलब एक व्यक्ति की मांग, एक व्यक्ति की पूर्ति का अध्ययन करते हैं और यहाँ पे बाजार मांग का अध्ययन करते हैं। जो समष्टि अर्थव्यवस्था होता है उसमें हम समग्र मांग, मतलब पूरे भारत की जो मांग है और पूरे भारत की जो पूर्ति है और जो पूरे भारत की राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन करते हैं। अब आप ये बोलोगे भाई समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, मांग और पूर्ति होता क्या है, इनमें क्या चीजें हैं। इनको अब हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम 5 मिनट तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आने वाली पूरे चैप्टर, पूरे यूनिट हमें काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या है, अभी हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो कि दो प्रकार का है, व्यष्टि और समष्टि। दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। बच्चों अर्थव्यवस्था में बेसिकली क्या होता है, आय अर्जित करने के जितने भी क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था में हम आय अर्जित करने के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, हम आय अर्जित करने के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे आय अर्जित करने के कितने क्षेत्र हैं, हम शुरू से 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है और टर्शरी एक्टिविटी होती है। हिंदी में अगर हम जाने तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में ही जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको आय अर्जित होती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आय अर्जित करने के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमें पता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है और जो टर्शरी एक्टिविटी है, इनसे जो इनकम जनरेट होती है, उन्हीं सब चीज़ की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई
प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी का पता नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट करते हैं, मत्स्य पालन से इनकम जनरेट करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें लोगों को जो आय मिलती है, लोगों को जो इनकम मिलती है वो कृषि से मिलती है, मत्स्य पालन से मिलती है, इन सब चीज़ों से एक्टिविटी होती है। मतलब जो एनवायरनमेंट से जो चीज़ एज इट इज़ हम एनवायरनमेंट से लेके उसको सेल कर देते हैं, उसको प्राइमरी एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर अभी हम आगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में ये होता है कि किसी वस्तु का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे जो प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मुझे गेहूं का उत्पादन करना है या फिर गेहूं की खेती करनी है तो गेहूं की खेती एक प्राइमरी एक्टिविटी होगी। लेकिन उसी गेहूं की खेती से उसी गेहूं से आटे को पीसा, मतलब गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है और उसी आटे से ब्रेड को बनाया जाता है। तो ये जो आटे से ब्रेड बनाने की प्रक्रिया होगी ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गई। मतलब उसका निर्माण किया गया, उससे कुछ मतलब किसी वस्तु का उत्पादन किया गया, मतलब किसी मशीन के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना ही सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। जो टर्शरी एक्टिविटी होती है उसमें हमारा जो यातायात की संरचना होती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिनके ऊपर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ बात करनी है कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है और अर्थव्यवस्था में क्या होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बात करनी है कि अर्थव्यवस्था क्या है। बच्चों अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था। सर अभी तो आपने कहा कि दो प्रकार की होती है कि व्यष्टि और समष्टि, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि तीन प्रकार की। बच्चों अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि एक समष्टि, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में यहाँ पे ये बताया गया है कि उस राज्य में या उस देश में या किसी भी एक देश के अंदर जो इकोनॉमिक्स होएगी या जो उस देश में शासन किया जाएगा वो कौन सी नीति के द्वारा किया जाएगा। वो नीति पूंजीवादी है, समाजवादी है या फिर मिश्रितवादी है। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। चलो और आसान करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो भी काम किया जाता है या अमेरिका की सरकार जो भी कानून बनाती है वो अमीर लोगों के फायदे के लिए होते हैं। अब आपको समझ में आया? हाँ जी, अब आपको आ गया। दूसरी ओर हम बात करते हैं यूएसएसआर या फिर रशिया की। वहाँ पे जो भी कानून बनाए जाते हैं वो गरीबों के फायदे के लिए या समाज के हित के लिए होते हैं। अब समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां संसाधनों के स्वामित्व पूंजीपतियों के हित के लिए होते हैं। ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी एक इकोनॉमिक, उस इकोनॉमिक को कहा जाता है जहां पे सरकार जो निर्णय लेती है, जो कोई कार्य करती है या जो कानून बनाती है वो अमीरों के भले के लिए या अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अमेरिका, इसलिए आज अमेरिका में जो भी कानून होते हैं या जो, इसलिए अमेरिका में ज़्यादातर लोग अमीर हैं क्योंकि वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने उनके लिए ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि वो फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप में वो कोई भी कार्य कर सकते हैं और अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरे छोर पे अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा रूप होता है जहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व समाज के हित के लिए किया जाए। ये भी एक इकोनॉमिक्स का ही शब्द है। और इसको अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो कार्य करती है ना वो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए होता है। वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता, एक जाति के लिए नहीं होता, एक धर्म के लिए नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल है रशिया या फिर हम बोल सकते थे यूएसएसआर, और अभी हम कह सकते हैं कि चाइना भी है। तीसरी जो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण हो जाता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूँ कि भारत में गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और
प्राइवेट स्कूल भी है। यहाँ पे जो बसें हैं वो गवर्नमेंट बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सरकार ने कानून बनाया है वो अमीरों के फ़ायदे के लिए भी बनाया है और गरीबों के भले के लिए भी है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लेके हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समझने की अच्छी तरह कोशिश करते हैं कि क्या है। उसके बाद क्या है, विकास की व्यवस्था। अक्सर 11th में 12th में बच्चों को ये समस्या होती है कि एक शब्द होता है अल्प विकसित, एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील। इनमें अंतर क्या है? अंडर डेवलप और डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो ये 3 ऐसे शब्द हैं। एक होता है अल्प विकसित। अल्प विकासशील का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा देश जो काफ़ी मतलब धीरे धीरे विकास कर रहा है, मतलब 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में उसका बिल्कुल धीरे धीरे उसका डेवलपिंग हो रही है। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। एक ऐसा देश है जिसका विकास हो रहा है परंतु वो भी धीरे से हो रहा है। एक और शब्द आता है जिसका अर्थ है विकसित। विकसित का अर्थ होता है कि वो टोटली डेवलप्ड हो चुका है। इट मीन जैसे अमेरिका, जैसे अगर हम विकसित इकोनॉमिक्स की या फिर डेवलप इकोनॉमिक की बात करते हैं तो अमेरिका का उदाहरण आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और वहाँ पे डेवलपिंग का कोई ऐसा स्तर नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमिक है, मतलब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत एक विकासशील मुल्क है। यहाँ पे अभी हम विकास कर रहे हैं लेकिन विकास के स्तर तक नहीं पहुँचे और अमेरिका विकास के स्तर तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे होता है कि विकास का स्तर क्या होता है। विकास आप सभी को पता है, उसका अर्थ होता है डेवलप करना। इसके बाद है क्षेत्रों की भूमिका। भाई सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में मैंने अभी आपको बोला है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक्स में एक अर्थव्यवस्था या एक देश के अंदर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में काम करते हैं। भाई अगर जैसे उदाहरण के लिए बात करें, भारत है, भारत में अगर 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 100 में से 60 व्यक्ति अगर एग्रीकल्चर फील्ड में अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत की बहुत बड़ी संख्या, इट मीन 60% जनसंख्या कृषि के कार्य में कार्य करती है। वो अपना जो रोजगार जनरेट करती है वो एग्रीकल्चर से ही करती है। और अगर हम बात करें 20% कार्य उद्योगों में है, 20% पॉपुलेशन उद्योगों में है और 20% पॉपुलेशन मतलब वो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, तो इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, 20% पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में, और जो 20% बच गई है वो तृतीय सेक्टर में है जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जब किसी कच्चे माल के द्वारा कच्चे माल को लेके एक मशीन की सहायता से उसको एक गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई जो आटा है, आटे को लेके उसको ब्रेड बना देना या फिर केक बना देना, या फिर किसी जैसे रॉ मटेरियल से जैसे कपास होता है उसको लेके किसी मशीन की सहायता से शर्ट बना देना, स्वेटर बना देना, तो ये उद्योग हो गए। उद्योगों को हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। और टर्शरी सेक्टर में हमारी सेवाएं आ गई, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर हैं, या यातायात के साधन हो गए, ये सारे हो गए तृतीय क्षेत्र में। इसके बाद होता है नियोजन के आधार पर। बच्चों यहाँ पे 2 शब्द हैं, नियोजन और गैर नियोजन। मतलब एक होता है नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक योजना बनानी है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, आपका मानना है कि भाई इस बार मुझे 11th में या फिर 12th में मुझे 95% लेके आने हैं, तो आप अगर एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले पढ़ोगे तो क्या आपके 95 आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आप क्या करोगे, आप शुरू से ही 11th या फिर 12th में शुरू से ही आप योजना बनाओगे, आप अपनी एक प्लानिंग करोगे कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको मुझे ज़्यादा टाइम देना है।
अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आप रोज अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे और अंत में जब एग्जाम आएंगे तो आप 95 के आसपास आप अचीव कर लोगे अगर आप पूरे साल रेगुलर पढ़ रहे हो और आप अपनी योजना के अनुसार पढ़ रहे हो। तो नियोजन का अर्थ होता है योजना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जी हाँ, योजना के द्वारा अपने गोल को प्राप्त करना। अब आपको समझ में आया योजना। तो कुछ अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि योजना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो गैर योजना के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट अपनाया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट 5 ईयर प्लान का जो भारत ने कॉन्सेप्ट लिया था वो किस देश या किस अर्थव्यवस्था से लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं भाई निर्भरता के आधार पे आत्मनिर्भर है या आश्रित है या फिर होता है परस्पर निर्भर। भाई एक जो देश होता है या तो वो आत्मनिर्भर होगा या वो किसी पे आश्रित होगा या वो परस्पर निर्भर होगा। अगर वो देश आत्मनिर्भर है इट मीन्स वो देश पूरी तरह से डेवलप है। जैसे अमेरिका को आज किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर वो चाहे, अगर वो किसी मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करवा रहा है और अगर वो चाहे तो अपने मुल्क में भी वो चीज़ बना सकता है। एक होता है आत्मनिर्भर, वो पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर है, उसे किसी और दूसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। एक होता है आश्रित। आश्रित का अर्थ होता है किसी के ऊपर निर्भर हो जाना। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो पाकिस्तान खुद ब खुद बनाता हो, सिर्फ आतंकवाद के अलावा। अब हम बात करते हैं परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता का अर्थ होता है कि भाई कुछ चीज़ हम बना लेते हैं, कुछ चीज़ दूसरा मुल्क बना लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत और रशिया के रिलेशन तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भारत में महंगी पड़ती है अगर भारत के व्यक्ति या भारत के द्वारा बनाई जाती है, और वही चीज़ हो सकता है रशिया में सस्ती पड़े। तो रशिया क्या करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा बना देगा और भारत वो चीज़ को इंपोर्ट करवा लेगा। और कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रशिया में कम मतलब बनती है और भारत में अच्छी बन सकती है कम कीमत में, तो भारत उसको ज़्यादा उत्पादन करके वो रशिया को एक्सपोर्ट कर देगा। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे जैसे जैसे चैप्टर पे आएगा। और एक अन्य पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया खुली और बंद अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमिक्स की मतलब कितने प्रकार के साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होती है क्लोज इकोनॉमिक्स, एक होती है ओपन इकोनॉमिक्स। जी हाँ, क्लोज इकोनॉमिक्स आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर ओपन इकोनॉमिक्स ही है, क्योंकि जब से वैश्वीकरण का दौर आया है तब से ओपन इकोनॉमिक्स ही होगी। अब आप बोलोगे वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करना। ये एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। जो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि खुली इकोनॉमिक्स वो होती है, ओपन इकोनॉमिक्स वो अर्थशास्त्र मतलब खुली अर्थशास्त्र उस अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जब एक देश विश्व के अनेक देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करता है, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि वो किसी भी देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का मतलब आदान प्रदान नहीं करता। तो शायद अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, व्यष्टि और समष्टि क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। यहाँ पे हमने 5-10 मिनट का टाइम लेके काफ़ी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसको हमने कैसे पढ़ना है।